सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में 22 मिनट उनको ध्वस्त कर दिया। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। So while we host G20, they host the T20. The top 20 terrorists of the world will be found being hosted by Pakistani state government. The first time India reached the line of control between India and Pakistan, the Uri strike in September 20. ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 11 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में कई उपलब्धियों की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 3 बार मात देना। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना के शौर्य ने मात दी, तो फिर मोदी सरकार इसका श्रेय क्यों ले रही है? इस पर बीजेपी पलटवार करती हुई कहती है कि जब कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब भी तो सेना का पराक्रम था, फिर कांग्रेस इसका क्रेडिट क्यों लेती रही? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक्स, और उसके बाद से भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ऐसे में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार अगर इसका श्रेय ले रही है तो इसमें गलत क्या है? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। 11 साल, कितने कमाल, कितने सवाल। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगी। और प्रियंका चतुर्वेदी उन सांसदों में से हैं जो विपक्ष की तरफ से थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से वो गई थी, लेकिन उन्होंने भारत के लिए जमकर विदेशों में बैटिंग की है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रियंका जी से बातचीत करें, ये रिपोर्ट आपको। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। जैसे कांग्रेस राज में कभी नेहरू और इंदिरा का युग कहा जाता था, ऐसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी युग में नए भारत ने तरक्की की इबारत लिखी। इसीलिए भारत दोबारा विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है, वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार ने बड़ी लकीर खींच दी। हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य से पाकिस्तान घुटनों पर आया। लेकिन खास बात है कि मोदी सरकार जनता को ये भी बता रही है कि इस ऑपरेशन के लिए सेनाओं को सरकार ने खुली छूट भी दी। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी, सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विस्तार से बताया कि सरकार ने सीए, महिला आरक्षण, ट्रिपल तलाक, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे 11 साल में क्या क्या कमाल किए। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेफ करना
यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी की इन उपलब्धियों से इत्तेफाक नहीं रखती। इसीलिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की अपनी शैली में व्याख्या की। मोदी है तो मुमकिन जैसा है, मोदी है तो मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा देश की हालत क्या है हिंदुस्तान के आम लोग भली बात ये जानकारी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर भेजे थे वो भारत लौट चुके हैं। इस डेलीगेशन का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का सच पूरी दुनिया को बताने के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करना। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी धरती पर विपक्ष के सांसदों ने भी मोदी सरकार और सेना की जय जयकार की, जो उनकी ही पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी थी। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. I have come here to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India. हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान हैं और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं। India is looking towards a free trade agreement. We are looking at trade, we are looking at economy, we are looking at commerce. While they are looking at free terrorist arrangement. लेकिन कांग्रेस अभी भी सीज फायर के ऐलान को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया और अब ये बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल है कि जब मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को भी विदेशी जमीन पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो फिर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की मंशा पर अभी भी सवाल क्यों उठा रहा है? आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने एक डेलीगेशन के साथ 7 अलग अलग डेलीगेशंस गए थे अलग अलग देशों में, वो भी गई और उसके बाद से भारत की उन्होंने जमकर बातचीत की है। प्रियंका जी, इस दौरान आप विदेश में थी, मुझे नहीं पता आप कितना ट्रैक कर पा रही होंगी, लेकिन आपका एक एक भाषण यहाँ देश में खूब वायरल हो रहा था। तो हम पहले ऐसा ही एक हिस्सा सुनाएंगे आपको, उसके बाद से अपने दर्शकों को, उसके बाद से मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी। In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं. So I need to explain what buzdil means. You know, buzdil means, and the person needs to understand this. बुज़दिल वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं. 3 सवाल हैं अब इसके बाद. एक तो बिलावल भुट्टो की, बिलावल जरदारी भुट्टो, जो अपना नाम भी अंग्रेजियत के साथ बोलते हैं, उनकी आपने नकल की. लेकिन एक बड़ा मिशन था, ये चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक तरफ हम युद्ध भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा था. चैलेंजेस क्या क्या आए? दूसरा, देश के अंदर एक चर्चा हो रही थी कि जा रहे हैं वहां खाली इंडियन डेलीगेशन से मिल के आ जा रहे हैं, तो इन सेंस ऑफ अचीवमेंट आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? और तीसरा, क्या आपको लगता है कि इसके जरिए हम डिप्लोमैटिकली कम से कम कई देशों को समझा पाए हैं अपना पक्ष? तो अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और खुशी इस बात की होती है कि जो शब्दों को मैंने अपने सारे जो 6 देशों में हम गए, जो मैंने रखे जनता के लिए और देश के लिए, वो जनता के बीच तक पहुंचे हैं और जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है. वहां पर हम अपने डेलीगेशन, एक यूनाइटेड डेलीगेशन था जो नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट के सारे एमपीज, ऑपोजिशन एमपीज एक साथ होकर गए थे. हमारा डेलीगेशन था जो 6 देशों में गया. सबसे ज्यादा जो विजिट्स हुई है हमारे डेलीगेशन की हुई है. तो आपका पहला सवाल कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा था, क्या हम उसको उसका झूठ सामने लाने में कामयाब हुए? हाँ, बिल्कुल हुए. सारे देश के जो भी सरकारी ऑफिशियल से मिले, मंत्रियों से मिले, फॉरेन मिनिस्टर जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिले, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इटली की, उनसे हमारी मुलाकात हुई. स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में उनसे मुलाकात हुई. चेयरमैन ऑफ बुंदेस्टाग, उनसे मुलाकात हुई. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ कोपेनहेगन पार्लियामेंट, डेनमार्क पार्लियामेंट, उनसे हमारी बात हुई. और सबने यूनानिमसली इंडिया के साथ सॉलिडारिटी जताई है, टेररिज्म को कंडेम किया है
और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात रखी है। और हाँ, वहाँ पे बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा के चलते एक उनके मन में सवाल थे जो हमने क्लोज डोर मीटिंग्स में, आप दूसरे सवाल पे मैं आऊंगी डायस्पोरा को लेकर, पर क्लोज डोर मीटिंग्स में हमने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा है कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है, पर जो भी टेररिज्म आता है उन्हीं के देश से आता है और आने वाले समय में यूरोप भी उसका परिणाम भुगत रहा है। ये और एस्केलेट ही होगा जब तक हम पाकिस्तान से अकाउंटेबिलिटी, उनके लोन्स जो IMF से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे। सो आई थिंक द 6 कंट्रीज वी वेंट टू यूनानिमसली वो इंडिया का पक्ष में थे और इंडिया की बात उन्होंने समझी और जो भी उनके मन में क्लैरिटी चाहिए थी वो हम कर पाए हैं। दूसरा आपका सवाल कि लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हम सिर्फ इंडियन से मिल रहे थे, इंडियन डेलीगेशन से मिल रहे थे, इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे थे। सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव, सोसाइटली इंक्लूसिव एक डायस्पोरा है और काफ़ी सीनियर पोजीशंस में हमारे डायस्पोरा काम करते हैं, कार्यरत हैं और देश का पक्ष वो भी रख सकते हैं और उनको भी क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड था, लाइव जा रहा था, देश ने देखा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं से मुलाकात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बहुत क्लोज डोर इंटरेक्शंस हुए, हमारे थिंक टैंक से हुए, वहाँ की मीडिया से हुए, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हुए जो वहाँ के सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है, स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की हैं उनके सीनियर लीडरशिप से हुए, चेयरमैन से हुए मोस्ट ऑफ द टाइम, जो वहाँ के फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो इंडिया पे फोकस रखते हैं, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हुए। हमारे आई थिंक जितनी सीनियर लीडरशिप से हम मिल सके और हम अपनी बात रख सके, आई थिंक वी फाउंड सक्सेस इन ऑल द कंट्रीज वी वेंट टू। तो ये कहना क्या रही, ये लोग सिर्फ इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे, मैं फिर से क्लियर कर दूं, इंडियन डायस्पोरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज वी विजिटेड और हम उनसे बात करेंगे, उसमें कोई झिझकने की हमें बात नहीं थी और हमने अपना पक्ष रखा। तीसरी बात जो आपने की कि आई थिंक आपने पाकिस्तान को लेकर, हाँ, पाकिस्तान को लेकर मतलब सफलता कितनी मिली उसके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने में? जी, वो आई थिंक मैंने इन दोनों में आपको जवाब दे दिया है कि किस तरीके से उनका इसीलिए मैं अगले प्रश्न पर आ रही हूँ। एक विपक्षी सांसद के तौर पर क्या आपकी स्थिति ज्यादा मुश्किल थी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विदेशों में आप लोग गए होंगे तो सीज फायर को भी लेकर सवाल पूछे गए होंगे और आप बता रहे होंगे वही बात जो भारत का विदेश मंत्रालय या भारत की आर्मी बता रही है कि DGMO का कॉल आया, टाइम फिक्स किया गया और फिर जब उन्होंने पेशकश की तब हमने किया। लेकिन देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से लेकर सब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर जब ट्रंप का कॉल आया। इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, स्टैंड बहुत क्लियर है कि जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने हमेशा यही कहा है कि नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस विल बी टॉलरेटेड। और वो कई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, देखिए बहुत सारे देश हैं जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं, अगर वो कोई कंसर्न जाहिर करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं कांग्रेस क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बाकायदा हम, मेरा पक्ष जो है, और हमने कहा था वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडिया, और टेररिज्म पे जो जवाब हमें देना है, जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। उसी के तहत हम लोग ने ये मिशन में हम लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे एमपीज उसमें शामिल हुए, 5 करीब एमपी शामिल हुए। तो हमने अपना पक्ष, हमारे देश का पक्ष, और प्लीज अंजना जी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, मैं जो राजनीति में मेरी शुरुआत हुई 26/11 का जो मुंबई में हादसा हुआ, इट चेंज्ड माय वर्क ट्रैजेक्टरी फॉर एवर। मेरी राजनीति में पहल उसी से हुई थी। तो मैं टेररिज्म को सामने से देखा है, टेररिज्म में जिस तरीके से लाइवलीहुड्स और लाइव्स डिस्टर्ब होती हैं वो देखा है, किस तरीके से परिवारों पे ये दुख का साया आता है और कैसे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, ये समझा है। उस जिम्मेदारी से मैं देश का हक रखने गई थी, देश की बात रखने गई थी और मुझे मेरी पार्टी का पूरा समर्थन था। और हाँ, हम वापस आकर हम सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये विपक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि सवाल पूछें कि कहाँ कहाँ चूक हुई है और कैसे हम उसको जो गलतियां हुई हैं उसका भूल सुधार कर कर वी इंश्योर कि इंडिया में आने वाले समय में इस तरीके के हमले हम पहले ही फॉइल कर दें रादर देन लूजिंग एनी फर्दर लाइव्स। बिल्कुल, लेकिन कितना बड़ा ये विरोधाभास, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी विपक्षी सांसद, आपने कहा पार्टी का पूरा समर्थन था, लेकिन संजय राउत जब बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर,
आपके लिए कितनी मुश्किल स्थिति बनती है, क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। ये उनको मैं एग्जैक्ट कोट कर रही हूँ प्रियंका जी। नहीं, मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया था कि व्हाट डिड ही मीन बाय इट। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो सवाल है वो इसको लेकर है कि कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आज शायद ऑपरेशन सिंदूर की भी नौबत नहीं आती अगर हम उस टेररिज्म एक्टिविटी का पहले ही इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स हो जाते और हम ये जानों को बचा सकते थे। पर अगेन, जैसे मैंने कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में जब हमने सॉलिडारिटी दिखाई थी, उसी सॉलिडारिटी के चलते हम लोग सब वहां पर गए हैं, विदेशी धरती पे गए हैं, देशवासी बनकर गए हैं, और देश के में जो टेररिज्म एक्टिविटी जो पाकिस्तान से आती है और दुनिया भर में फैल रही है, उसको दुनिया को अवगत कराने गए हैं। ये कहने गए हैं कि हम तो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं दशकों से, ये लड़ाई अब पूरी दुनिया भर में फैलने वाली है, आतंक आने वाला है थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन, फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो यूरोप देख भी रहा है। एंड दे टोटली अंडरस्टूड आवर कंसर्न्स। सो मैं, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने हर जगह जाकर यही कहा, आई एम अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, बैक होम आई विल गो आस्क माय गवर्नमेंट द क्वेश्चंस, बट राइट नाउ आई कम एज एन इंडियन। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि आपने ये बात कही, 3 ऑपोजिशन के सांसद थे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है इस डेलीगेशन के दौरान, शशि थरूर, ओवैसी साहब और आप, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से भारत की बात की उससे आम नागरिक बड़ा खुश हो रहा था कि ये लोग देश के लिए कम से कम एक आवाज में विदेश जाकर बोल रहे हैं। मैं एक और आपका जो भाषण बहुत वायरल हुआ था, जो बहुत लोग उसमें संकेत खोज रहे हैं, वो आपको सुनाना चाहती हूँ, दर्शकों को सुनाइए। India is looking towards a free trade agreement. We are looking at trade, we are looking at economy, we are looking at commerce. While they are looking at free terrorist arrangement across the world. So while we host G20, they host the T20. The top 20 terrorists of the world will be found being hosted. कहा आपने जबरदस्त है, लेकिन लोग संकेत खोज रहे हैं कि अब आप मोदी जी की फैन हो गई हैं। अब देखिए, लोगों का काम ही कुछ कहते रहना है, मैं उस पर जानना नहीं चाहूंगी। मैंने उसमें भी इंडिया का ही पक्ष रखा है कि ये बात में सत्यता है कि नहीं कि हम ट्रेड और इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं। क्या ये सत्य सिर्फ 11 साल पहले हुआ, या उससे पहले भी हम लोग अपने देश को, जो 70 साल के पहले हमारा इतिहास था और कहाँ हम आ चुके हैं, ये उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन है, जो सरकार जिन्होंने बनाई है, राज्यों में बनाई है, केंद्र में बनाई है। ये हमारे देश की जीत है, मैं वो सामने रख रही थी। एज अ G20 प्रेसिडेंसी हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की, हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को उस टेबल पे लाए हैं, हमने ये भी बात की किस तरीके से कोविड के समय पे हमने जिम्मेदारी से हमने वैक्सीन दुनिया भर में भेजी। व्हाई शुड आई नॉट फील प्राउड एज एन इंडियन सिटीजन कि हमने कुछ चीजें ऐसे की हैं जो देश को आगे बढ़ाने में काम किया है। तो मैं जो भी कह रही हूँ, मैं एज एन इंडियन सिटीजन कह रही हूँ, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन मेंबर ऑफ द डेलीगेशन मैंने यही कहा कि हम लोग G20 पे फोकस करते हैं, वो टॉप 20 टेररिस्ट पे फोकस करते हैं। इट वाज टू ब्रिंग क्लैरिटी कि क्या डिफरेंस है बिटवीन 2 कंट्रीज व्हिच गॉट डिवाइडेड। 1947 में 2 अलग अलग देश बने, आज हमारी ट्रैजेक्टरी क्या है, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और आई थिंक दिस कुडंट बी सेड बेटर देन व्हाट हाउ आई पुट इट। और एक आखिरी आपका सुनाकर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बार सुनाइए ये वाला हिस्सा जिसमें आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। Post Article 370 removal, we saw Jammu and Kashmir see peace. We also saw an election. But I stand resolutely with India, with the Indians, and ensure that in every part of this mission, if our political parties can get together and not be divided, then there's no force on earth that we can't beat. अब देश के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे प्रियंका जी, और उसी पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर आपने जो बात कही है वो देश में लोग मानते हैं, नागरिक मानते हैं, इस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन एक तरफ जयराम रमेश जी थे जिनका ये कहना था कि एक तरफ आतंकी कश्मीर में घूम रहे हैं, एक तरफ हमारे सांसद घूम रहे हैं। उन्होंने लगभग एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। संजय राउत जी ने कहा कि कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये टूर ट्रैवल कंपनी खोल के सांसदों को भेजकर। आपको नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसी बात हो और सांसद वहां जाकर कुछ और बोलें तो फिर एक विरोधाभास होता है? दोनों पर आपका जवाब, जयराम जी और संजय जी के इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर।
नहीं, सांसद जो गए थे इंटरनेशनल डेलीगेशन पे इंडिया का पक्ष रखने गए थे, टेररिज्म के खिलाफ बोलने गए थे, और हमारे आर्म फोर्सेस का जो मेजर्ड रिस्पांस रहा पाकिस्तान को और उनके आतंकी कैंप्स को खत्म करने में, उसके बारे में रखने गए थे। रही बात डोमेस्टिकली कौन क्या कह रहा था उस समय पर, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूंगी, बट आई कैन से दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, 370 धारा हटने का वेलकम हमारी पार्टी ने किया था, और यह हमारे वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की मांग रही थी, और वो पूरा जब हुआ था हम सभी ने उसको वेलकम किया था। इस बात में सत्यता है कि अभी हाल ही में वहां पे चुनाव हुए हैं, उमर अब्दुल्ला जी ऑपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन में जो रहते हैं बीजेपी से, वो चुनाव जीत कर आए। मैंने ये भी बात रखी कि वो स्टेटहुड की मांग लगातार करते आए हैं, पर जब उनको असेंबली में पोस्ट पहलगाम टेरर, जब असेंबली में उन्होंने बात रखी, इवन इफ ही इज अपोज टू द आइडिया ऑफ बीजेपी, उन्होंने ये कहा इस समय पे स्टेटहुड मांगना एक गलत काम होगा, इसलिए मैं चाहता हूं पहले टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हम अपना पूरा योगदान दें। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स रखे थे जनता के सामने और वहाँ के डायस्पोरा के सामने कि जो इस पे सवाल उठाते हैं, खास करके पाकिस्तान उसको अपना एजेंडा बनाता है, कश्मीर को अपना एजेंडा बनाता है, वो ये बात कान खोलकर सुन लें कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, चाहे कैलकाटा हो या मुंबई हो, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एक साथ खड़े हैं। और आपकी जो मंशा रही थी हमारे देश को धर्म के आधार पर डिवाइड करने की, जो आपका अंदरूनी जिन्ना जाग उठा था 1947 का, अब आपको 2025 के भाषण में जाग उठा था, वो हम कामयाब होने नहीं देंगे। और वो हमारे देश के हर एक नागरिक ने उसमें विश्वास जताया है और एकजुट होकर खड़े रहे और जवाबदेही तय की है और उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हित से ऊपर देश हित में आपने काम किया, भारत की आवाज आप विदेशों में बनी। बहुत बहुत धन्यवाद देश की तरफ से और शुभकामनाएं भी आपको। धन्यवाद आपका प्रियंका जी। थैंक यू। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी और अलका जी दोनों जुड़ गई हैं इस चर्चा में। गौरव जी, ऐसे दिन की हमने तो कल्पना नहीं की थी, आज 11 साल भी मोदी सरकार के हो रहे हैं, हमने कल्पना नहीं की थी कि प्रियंका चतुर्वेदी जी भी आज पक्ष में बोलेंगी आप लोगों का जो ये मिशन रहा है उसके, लेकिन वो उसका हिस्सा भी थी और वो बोल रही हैं। लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि हर जगह पर एक पैकेजिंग डेलीगेशन भेजने से क्या हम उससे किसी से लिखित में कुछ लिखा के ला पाए, और इसके साथ साथ विपक्ष का ये भी हमला है कि हर जगह पर आप लोगों ने जुमले ज्यादा छोड़े, अचीवमेंट्स कम है आपके गिनाने को। इन दोनों पर आपका जवाब, इसके बाद फौरन आ रही हूं अलका जी। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो आज हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये 11 साल पूरे करती है। वो इसलिए करती है अंजना जी, क्योंकि जनता का विश्वास जो है आज वो मोदी जी पे है। मोदी जी को वो अभिभावक मानते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा इस सरकार की 11 साल में क्या खूबियां रही हैं। सबसे पहले मोदी है तो मुमकिन है। हमने बचपन से देखा था, मैंने संविधान पढ़ा, आर्टिकल 370 में लिखा था कि ये टेम्पररी है, हटा दिया जाएगा। क्या आज ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्यों 55 साल सत्ता में रहे? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा, हटा नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। दूसरा, भव्य राम मंदिर, आप देखिए अंजना जी किस तरह से ये लोग तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य मंदिर बनाया गया, तारीख भी इनको बताया गया, ये लोग वहां आए नहीं। तीसरा, क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी, जीएसटी की बात करी कांग्रेस पार्टी ने, कभी जीएसटी लागू नहीं कर पाए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने सुनिश्चित किया जीएसटी लागू हो। आज हर माह 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन होता है, इतना सफल रहा है हमारा जीएसटी। चौथा, 1 रैंक 1 पेंशन। आपको मालूम है 10 साल सत्ता में रहे, 2014 का जो अंतरिम बजट आ रहा था 500 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे थे, लागू नहीं किया। लागू किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कोविड की महामारी आई, आपके चैनल पे अंजना जी हम लोग बैठते थे, कोई भारतीय भूला नहीं है, कहते थे कैसे लगेंगे टीके, भारत तो विकसित देश नहीं है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके भारतीय नागरिकों को लगे मुफ्त में, ये कहते थे टीके खराब है, लेकिन हमने कर दिखाया, क्योंकि मोदी जी में ईमानदारी की ताकत है, उनका संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया किस तरह से, आप बताइए, महिला आरक्षण की बात करी इन्होंने, महिला आरक्षण संविधान संशोधन करके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सबसे पहला बिल जो पास हुआ वो विमेन रिजर्वेशन था। दिया किसने?
नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये तो हो गया मोदी है तो मुमकिन है। अब दूसरी बात पे आई है, क्या प्रो इनकम्बेंसी आपने सुना था मोदी जी से पहले? नहीं सुना था। आज देश की जनता भी तारीफ कर रही है, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जी कर रही थी। वजह क्या है? 62 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ एक सरकार 3 बार लगातार चुन के आई हो। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री बने। हाँ। हमारी गुजरात में 7 बार सरकार बनी। अब आप एक मैं और बात कह लूं फिर अंत करूंगा। इसकी तुलना करिए अमेठी, जो इनके परिवार की सीट थी, वहां से राहुल गांधी हार गए। 2014 से लेके 25 तक कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में 2 बार लगातार सरकार नहीं बना पाई है। और दिल्ली में 0 मिलता है, वेस्ट बंगाल में 0 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें हैं। वजह क्या है? जो परिपक्वता एक विपक्ष में चाहिए वो आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। यही से सवाल लेकर चलते हैं कि क्या वाकई अलका जी परिपक्वता की कमी, जी ठीक है गौरव जी मैं आ रही हूं, परिपक्वता की कमी वो सबसे बड़ी चीज है जिससे आपको एक लड़ाई अपने अंदर पहले लड़नी होगी? क्योंकि ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। और देखिए ये जो पूरा काम हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, तेजी की वो बात करते हैं कि हमने जो सोचा, अनुच्छेद 370 की बात बीजेपी कब से लिखती थी अपने उसमें, राम मंदिर की बात लिखती थी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसके बाद तेजी से बनाया गया है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने को क्या है? अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया। IIT, IIM का निर्माण किया। उसी IIT, IIM में आज 56% पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। आप बात करते हैं भारत और भारत सरकार, दोनों अलग हैं। भारत मेरा अलग है और भारत सरकार अलग बात आती है। हम भारत सरकार से सवाल करते हैं और आप कहते हैं हम भारत से सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं। पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? बेटी बचाओ का नारा था, आज क्यों मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची और भारत की राजधानी में दिल्ली में भी 9 साल की बच्ची जो है उसका बलात्कार होता है और इलाज की मोहताज रहती है और मौत के मुंह पर। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। आज ना उनकी जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है, बदले में सिर्फ प्रचार है, जुमलेबाजी है। आज 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा पा रहे? अंजना जी, 17 मई 2019 की प्रेस वार्ता में, पहली और अंतिम प्रेस वार्ता में वो दिखे जरूर थे और आप ही ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहती हूं। और प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने, दुनिया के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की तरफ इशारा करके अपना मुंह ऐसा बताया मैं चुप रहूंगा। आज संसद सत्र बुलाने से वो भाग रहे हैं। आज वो भाग रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाने से। आज वो मणिपुर जल रहा है 11 साल। अरे मणिपुर में आपकी सरकार, आपके सांसद थे, आज भी मणिपुर जल रहा है। आतंकी हमले, शांत हो गया कश्मीर, आतंकी हमले खत्म हो गए, इसके दावे 11 साल आते आते पोल खुल गई, पहलगाम गए आतंकी हमलों में। और बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हम ट्रेड और इकोनॉमी, अरे यही तो है। आज हमारे देश पे जो कर्ज है वो 1947 से 2014 तक वो कर्ज मात्र 80 लाख करोड़ था और मोदी जी के इस 11 साल में 180 लाख बढ़कर आज 260 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि जो कर्ज देश पर 1947 से 14 तक नहीं था, वो कर्ज इन 11 सालों में 180 लाख करोड़ बढ़ गया। और वो कर्ज सबसे ज्यादा किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। इसलिए अमेरिका जो है हम पर दबाव बनाता है। जब हमारी सेना, मैं फिर बता रही हूं, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, सलाम है सेना को, कामयाब है ऑपरेशन सिंदूर। फेल कौन हुआ? फेल सेना नहीं, सरकार हुई। फेल देश के प्रधानमंत्री हुए। अमेरिका के दबाव में झुककर बीच में जब हमारा पूरा, हम पहुंच चुके थे अंदर तक, सीज फायर की घोषणा करके कर्ज में जो डूबे हुए हैं, ट्रेड का लालच में आकर इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। इस लोकतंत्र है, बिल्कुल इस लोकतंत्र में अगर विपक्ष पक्ष की आवाज वो है, वोट मिला इन्हें, सत्ता मिली, बोलिए उनकी बात करिए, लेकिन हम भी विपक्ष हैं।
हमें भी वोट मिला है, हम भी इस लोकतंत्र में आज भी पूछेंगे 80 करोड़ लोग इस भारत विकसित भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे क्यों निर्भर हैं? आज भी अगर 127 देशों की गिनती होती है तो 105 देश में हमारा नाम आता है भूखमरी में। 127 देशों की गिनती भूखमरी में और हम 105 पे खड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। ना महिलाएं, किसानों को देख लीजिए, आय दुगनी हो गई। पूछना चाहते हैं, बताइए ना, आय दुगनी हुई। काला धन, अजय विजय माल्या का वीडियो इंटरव्यू विजय माल्या का वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि देश से कैसे काला धन बताकर लेकर भाग गए और उन्हें रोकने की बजाय इन्होंने सबको क्लीन चिट दी। ना नीरव मोदी आया, ना नीरज मेहुल चोकसी आया, ना विजय माल्या आया और आज वो बीच में बैठकर हमारी सरकार को बेनकाब करते काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने खुलासा करने से मना किया क्योंकि भ्रष्टाचार में भाजपा पूरी तरफ थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा होता है और बीजेपी बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने देश को चूना लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है, कमजोर करने का काम किया। और इलेक्शन आयोग की, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके इस सरकार ने, फिर मैं कहूंगी, हमारी संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ती आई है और लड़ती आएगी। बिना झुके लड़ेंगे हम। अलका जी, मेरा जो सवाल था ना, वो ये सब मैंने प्रीएम्प्ट किया था कि आप बोलेंगे। देखिए, यही सारे मुद्दे आपने पिछले चुनाव में उठाए थे 25 में, अभी तो 1 साल हुआ है चुनाव को, यही मुद्दे उठाए थे, लेकिन फिर भी जनता ने, मैं लौट रही हूँ आपके पास अगली बार में कि आपके पास क्या पैरेलल व्यवस्था है ये बताने के लिए कि भाई हम पे भरोसा करो, हमें वोट दो। इसका जवाब अगले राउंड में आपसे ले लेंगे। लेकिन गौरव जी, चुनाव में जीतना ही अंतिम सत्य नहीं होता है लोकतंत्र का। मैं आ रही हूँ, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं लौट रही हूँ। एक एक करके, 2 ही लोग हैं, आप दोनों को ही बोलना है। गौरव जी, चुनाव में ही जीत जाना अंतिम सत्य नहीं हो सकता कि भाई यही है, अब इसी की वजह से हम, क्योंकि कई जगहों पर आप छोटे बड़े मार्जिन से जीतते हैं, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर विपक्ष उठा रहा है। अब ये बात सच है कि आपने काले धन की वापसी की बात की थी, ये भी सच है कि आपने ये तमाम जो भगौड़े हैं देश के, उनको लाने की वापसी की बात की थी। इन सब पर आपका डिलीवरी क्या है? तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप भी जानती हैं किस तरह से क्रिश्चियन मिशेल अगर वापस आया तो मोदी जी की सरकार में आया। तहव्वुर राना, 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे, क्या किया था इनकी सरकार ने? तहव्वुर राना को वापस कौन लाए? मोदी जी की सरकार लाई। विजय माल्या, नीरव मोदी भी वापस आएगा, 1-1 रुपया वसूला जाएगा, ये ईमानदारी की ताकत है। लेकिन अंजना जी, मैं 1-2 चीजें जरूर कहूंगा। आपने सही कहा कि पैमाना केवल जनता आशीर्वाद दे और चुनाव जीते ये नहीं होता है, लेकिन बहुत सी मैंने तथ्य ऐसे रखे जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखाया। कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा। देखिए, जब उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने प्रमाण मांगा, जनता ने क्या किया? इनको जवाब दिया। क्योंकि जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, इन्होंने प्रमाण मांगा, जनता ने चुनाव इनको हरा दिया। इसका मतलब इनकी नकारात्मक सोच को जनता ने रिजेक्ट किया। और जब पहलगाम हुआ उसके बाद इन्होंने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है। हमने 9 आतंकी जो लॉन्च पैड थे, 11 एयरबेस थे, 100 आतंकी थे, 40 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे वो मार गिराए। मैं आज एक सवाल इनसे पूछता हूं। मेरा पहला सवाल, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स 2004 से 14 तक करी? 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी सेना वीर है, पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, तो क्या कार्रवाई करी? खुली छूट क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल है, हम आपको बता रहे हैं हमने क्या किया जो ऐतिहासिक है। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ हमने नल में जल दिया घरों में, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने, स्वच्छ भारत टॉयलेट 12 करोड़ जो है हमने दिए, 52 करोड़ 50 लाख मुद्रा योजना में हमने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, उज्ज्वला गैस 11 करोड़। मेरा यही सवाल इनसे है, कृपया करके बताइए, 10 साल आप भी सत्ता में रहे, कितने घर बनाए, कितने टॉयलेट बनाए, कितने गैस सिलेंडर दिए? किसानों की बात करते हैं, हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिए, 11 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में इनकी सरकार है,
किसानों ने आत्महत्या करी, राहुल गांधी वहां नहीं गए। किसानों के लिए कितना रुपया दिया आपने? एक बार 72,000 करोड़ दिया था, उसमें भी घोटाला कर लिया था चुनाव से पहले। अब एक तस्वीर दिखाता हूं, ये यासीन मलिक है। आतंकवाद के खिलाफ हम कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये प्रधानमंत्री जी हैं, मनमोहन सिंह जी उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में है। इसके बाद बदला क्या है ये देखिए, ये वही यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा था, बाल से खींच के जेल की सलाखों के पीछे हमने डाला। तो क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? इसके बाद इन्होंने जो बातें करी उसका मैं जो है उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, टिप्पणी की। पिंजरे का तोता किसने कहा था? 122 लाइसेंस 2G के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रद्द हुए थे क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार की कांग्रेस, और 215 के लाइसेंस। एक खबर इस वक्त आ रही है, आपको टोक रही हूं। मोदी सरकार के 11 साल पर राहुल गांधी के सवाल आए हैं। मध्य प्रदेश में 19 साल के पंकज प्रजापति की हत्या का मामला उठाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार के 11 साल में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा, भेदभाव से भरे रहे हैं। संस्थागत रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है, उन्हें मुख्य धारा से हटाया गया है। ये साजिश रची गई है। भोपाल मामले में दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, ये मांग भी उन्होंने कही, और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दिलाई जाए। 2 लाइन में जल्दी से इस पर भी एक प्रतिक्रिया देते हुए 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी, फिर मैं जाऊंगी अलका जी के पास। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है देश में। मुझे तो इतना ही कहना है कि देखिए अंजना जी, अगर 3 चुनाव लगातार हम जीते हैं और भाजपा सरकारें पूरे देश में, प्रदेशों में हैं, कोई तो वजह होगी कि नरेंद्र मोदी जी को विश्वसनीयता का पर्याय मानते हैं और राहुल गांधी को अपरिपक्व मानते हैं क्योंकि संसद में आंख मारते हैं, हवाई चुंबन देते हैं, प्रधानमंत्री जी के गले लगते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अब याद करिएगा ये 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी के क्या थे? गोदाम में अनाज सड़ता था, गरीब को नहीं मिलता था, गरीब कहता था दे दो, गोदाम में अनाज सड़ता था, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता था। राफेल 10 साल नहीं आ पाए, हम लेके आए कंट्री टू कंट्री डील पे। 10 दिन का बारूद सेना के पास बस बचा था। ये क्या युद्ध करवाते? हमारी सेना वीर थी, उनको बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए इनको वीवीआईपी चॉपर चाहिए थे। इसके बाद क्या ये सत्य नहीं है? 26/11 का हमला हुआ, क्या जवाब दिया था इन्होंने? पाकिस्तान में घुस के मारा था क्या? नहीं मारा। ठीक है, यहीं से सवाल ये चलते हैं अलका जी, सवाल ये होता है हमेशा कि आप लोकतंत्र में लोगों को ऑप्शन क्या देते हैं? हमेशा जी गौरव जी प्लीज, हमेशा इस भरोसे बैठना कि इस सरकार से नाराज होकर जनता इनके खिलाफ वोट कर देगी तो हमें ही चुनेगी, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। और आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। अब देखिए इस सरकार की क्या स्ट्रैटेजी हम दिखा रहे हैं। तीनों टेरर स्ट्राइक्स के बाद जो बड़े हुए, इन्होंने या तो 2 बार बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, उससे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जब पहलगांव हमला हुआ। अब हम आपको बताते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो नंबर्स सामने हैं। 2014 में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, वो 300+ हुई हैं। मेड इन इंडिया फोन 26% से 99.3% पहुंचा है। मोबाइल्स बनाए गए हैं 18,000 से वो 4,22,000 हो गए हैं। निर्यात अगर आप देखिए तो बहुत कम उस समय में होता था, और ये अब जो है एक्सपोर्ट हमारा 1,29,000। अब रक्षा के क्षेत्र में भी हम आपको ऐसे ही नंबर्स दिखा रहे हैं। रक्षा उत्पादन 44,429 करोड़, जो कि 14-15 में था, वहां से 1.25 लाख के ऊपर चला गया है। 65% अब अपना रक्षा जो डिफेंस हमारा प्रोक्योरमेंट है वो अपने देश में बना रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप देखिए हाल ही में जो कल खबर आई है, 11 साल में 27 करोड़ गरीबी से बाहर हुए हैं। 11-12 और 22-23 का हम आंकड़ा दे रहे हैं। आपके पास क्या है दिखाने को? आप मतलब देखिए, आप पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सब की कामयाबियों की लंबी लंबी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने करंट लीडरशिप में लोगों का विश्वास और भरोसा जगाना है। वो कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अंजना जी बार बार कहते हैं सरकार तीसरी भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, है ना? 400 पार का नारा था ना राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा डेंट मारा कि बैसाखियों पर आने को मजबूर हो गई ये सरकार। आज बात करते हैं राम मंदिर की।
उसी अयोध्या की सीट ये हार जाते हैं, औंधे मुंह आकर गिरते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश में 80 में से सीधा 42 सीटों पर ये हार दर्ज करते हैं। सीधा हार गए 42 सीटें, जहां पर ये बैसाखियों पर आ गए। 370 की कश्मीर की बात करते हैं, और उस कश्मीर में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, उसका बंटवारा कर दिया, और उसमें जब चुनाव लड़ते हैं तो औंधे मुंह आकर वहीं पर आकर ये गिर जाते हैं। आप मुझसे बात करेंगे, अगर आप राहुल गांधी जी के सवालों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं, लोकतंत्र है, सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, पंकज प्रजापति एक दलित को पीट पीट कर मारा जाता, उसकी एफआईआर क्यों नहीं करती पुलिस? पुलिस आज बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध भाजपा की सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल में ठूसने का काम करती है। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जो सामूहिक बलात्कार का आरोप में ब्रजेश ठाकुर था, उसे उम्र कैद की सजा से बरी करने का काम ये करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे, शीला दीक्षित जी नहीं रही है, और आज 2G की बात करते हैं। मांगनी चाहिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, शीला जी से, उन्हें काम, उनके स्पेसिफिक सवाल है। टाइम बहुत कम बचा है, 20 सेकंड में इसका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, वो कह रही हैं कि आपने 400 का दम भरा था, 400 पार। आप जेडीयू और टीडीपी के बिना अपनी सरकार नहीं चला सकते। अयोध्या जैसी जगह आपके हाथ से निकल गई। दोनों पर जवाब और जो बाकी आरोप उन्होंने लगाए। सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए, सबसे पहले महिला सम्मान की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ना किया करें। हम सब ने देखा किस तरह से 6310 पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में थे, और बलात्कार के ऊपर इनके मंत्री, पूर्व मंत्री कहते थे ये मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान की जनता ने ऐसा लताड़ा खत्म हो गए। उसके बाद आप बताइए, महिला सम्मान के लिए हम आरक्षण लाए, इन्होंने क्या किया? ये तो अपने पार्टी वर्कर जो महिला हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, उनके सम्मान के लिए नहीं लड़ पाते। 400 पार पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम 300 पे तो हैं। अगर हम एनडीए को देखें, 290 को पार कर लिए। अरे इनका क्या हाल है? 99। आपको मालूम है 40 साल में सबसे बुरा प्रदर्शन है इनका। 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। दूसरी बात, शौचालय गिनवाते रहिए। अंजना जी देखिए, गलत बात है, वो बीच में बोल रही हैं। ठीक है, जल्दी समाप्त कीजिए अंजना जी। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।